नमस्ते। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, पहले 3 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए थे और अब हमारे पास है, मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर वेव ऑप्टिक्स की, जिसमें हमने थियरी ख़त्म कर दी है। एक्सरसाइज के पहले 3 एमसीक्यूज़ हमने ख़त्म कर दिए हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू 4th एमसीक्यू। ये जो 4th एमसीक्यू है ना, ये डिपेंड करता है, वो एक टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो मैंने कहा था कि उस आप अपनी बुक से मत पढ़ना, और मैंने लिख के दिए थे कुछ एक्सप्रेशन, और ये उन्हीं एक्सप्रेशंस के ऊपर आधारित ये प्रॉब्लम है। और बट इसकी थियरी आपके बुक में बहुत ख़राब दी है, मैंने कई बार बोला है आपको। बट एनीवे, अब ये मैंने आपको लिख के दिया है, तो उसी में से एक इक्वेशन हम आज यूज़ करेंगे। देखो, ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैव डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है, मान लो वैसे कि बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर 2 इंटेंसिटीज़ अलग अलग है तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको अलग अलग दिखेगा नहीं, प्रॉपर दिखेगा नहीं जैसा वो दिखना चाहिए। बट चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे उन्होंने ले लिए हैं 2 सोर्सेस है और उनकी इंटेंसिटीज़ अलग अलग हैं। If the ratio of maximum intensity to minimum intensity in the interference pattern produced is 25:1, what was the ratio of intensity of 2 sources? ठीक है, देखिए उन्होंने दिया क्या है। उन्होंने दिया है, ये 4th एमसीक्यू हम देख रहे हैं, उन्होंने दिया है I max to I minimum, और ये मैंने आपको लिख के दिया था, इट इज़ इक्वल टू R+1 अपॉन R-1 स्क्वायर। ये आपको याद होगा। अरे दिख नहीं रहा, एक मिनट। मैं नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको वापस से मैं लिख रहा हूँ, I max अपॉन I minimum इज इक्वल टू R+1 अपॉन R-1 होल स्क्वायर। ये हमने देखा था। वेयर R, what is this R? R is ratio of 2 individual amplitudes. It is the ratio of 2 amplitudes. Amplitudes of 2 light waves, A1 by A2, ये हमने देखा था उस थियरी में। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, अगर याद नहीं है तो ये टॉपिक रिवाइज कर लो। ये मैंने लिख के दिया है आपको। आपको बोला था कि नोटबुक में लिख के रखना, अगर नोटबुक में लिखा है तो तुरंत आप देख सकते हो। और ये I max to I minimum जो दिया है, ये जो वैल्यू दी है उन्होंने, दैट इज इक्वल टू 25:1। तो मैं अब देखो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि R+1 अपॉन R-1 होल स्क्वायर इज 25:1। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद मुझे मिलता है R+1 अपॉन R-1 इज 5/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलेगा मुझे, R+1 इक्वल टू 5R-5। हाँ जी, तो ये -5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 5, और ये 5R हो जाएगा, 5R-R, तो ये 6 हो जाएगा, और ये बन रहा है 4R। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 6/4 यानी 3/2। अब देखो, R का मतलब है A1 by A2 यानी रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। तो देयरफॉर A1 by A2 जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 3/2। आई होप ये सारी स्टेप्स आपको क्लियर होगी। ये बस कुछ नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और मैंने उससे R की वैल्यू ले ली। R इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ 2 एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड्स ऑफ 2 लाइट वेव्स जो वहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, A1 by A2 मिल गया। अब उन्होंने पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 2 इंटेंसिटीज़, यानी इंटेंसिटी जो 2 लाइट सोर्सेस है, हर एक की अपनी अपनी इंटेंसिटी है, तो उन इंटेंसिटी का रेशियो क्या है। तो इंटेंसिटी का रेशियो हमें पता है, इंटेंसिटी I1 by I2, जो कि हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, यानी A1 by A2 स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, ये कितना आएगा 9/4। ऐसा कुछ है क्या अपने पास ऑप्शन 9/4? यस, अपने पास है ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, ये I1 by I2 A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। अब यार ये थोड़ा सा, हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, कोई बात नहीं। A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर यानी A1 by A2 होल स्क्वायर।
कंसेप्ट वो याद चाहिए कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, दैट्स इट। बस ये एमसीक्यू था। अब आपको पता चल गया होगा कि जो लिख के दिया था वो कितना इंपॉर्टेंट था। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं और कई सारे इससे पहले आए हैं और आएंगे, हर सारी एग्ज़ाम्स में आते हैं, बोर्ड में आएंगे, सीईटी में आएंगे, जेईई में आएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करो और जो लिखने के लिए कहा था वो नोट करो उस लेक्चर में से। ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। अब यार 5th एमसीक्यू में क्या हो गया कि ये दो सोर्सेस है S1 एंड S2 और इनके सामने हमने एक ग्लास प्लेट या जो भी है ग्लास प्लेट ऐसे रख दी, तो क्या होगा ऐसा उन्होंने पूछा। बेसिकली होगा कुछ नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद बस क्या हो जाएगा, वो जो ऑप्टिकल पाथ जो था आपको याद होगा, इफ़ n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन ऑप्टिकल पाथ विल बी n into x, where x is width of this ग्लास स्लैब। सो इतना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ऐड हो जाएगा, बट ये दोनों के लिए ऐड हो रहा है, एक के लिए नहीं हो रहा है। हाँ, सिर्फ एक के सामने रखा और एक के सामने नहीं रखा तो फिर आपको याद होगा वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाता है। बट यहाँ दोनों के सामने ये ग्लास स्लैब रखा है और उसकी वजह से जितना पाथ डिफरेंस इसमें ऐड हो रहा है S1 के लिए, उतना ही पाथ डिफरेंस S2 के लिए भी ऐड हो रहा है। यानी रिजल्टेंट जो पाथ डिफरेंस जो एक्चुअली पहले कंडीशन में था वो एज इट इज़ रहेगा, इसके ऐड करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के सामने सेम ग्लास स्लैब हमने रखा है, बाकी इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये ग्लास में ये यहाँ पे आने के बाद फिर से उनकी वेवलेंथ ओरिजिनल हो जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी फ्रिंज विड्थ में फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही कुछ पैटर्न चेंज होने वाला है। सो आंसर इज़ क्या है ये, द इंटरफेरेंस पैटर्न विल रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन ए ये इसका आंसर है। ठीक है, ये थे एमसीक्यूज़। इसके बाद हम चलते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट इज़ 13। देखो 13 क्वेश्चन क्या है, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर to 700 nanometer. What will be the wavelength range seen when white light is passed through glass of refractive index 1.55? इन शॉर्ट क्या है, जब ये वेवलेंथ ग्लास में एंटर करेंगे तो इनकी रेंज क्या रहेगी। जैसे ये 400 to 700 ऐसा दिया है नैनोमीटर, तो जब ये ग्लास में एंटर हो जाएंगे तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो वो जो वेवलेंथ रहेंगी, जो रेंज रहेगी 400 to 700 की तरह ही जो ग्लास में जो रेंज है वो क्या रहेगी, ये यहाँ पे पूछा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे बस हमें ये देखना है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या रहता है, म्यू इज वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन पर्टिकुलर मीडियम, लेट इट बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। तो लैम्डा 1 जो दिया है आपको 400 नैनोमीटर दिया है, तो ये जब वेवलेंथ ग्लास में इंटर करेगी तो उसकी जो वेवलेंथ रहेगी, let it be m1 lambda m1, so it is equal to 400, इससे हमें क्या मिलता है, लैम्डा इंटू दैट मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन म्यू। इससे ये इक्वेशन हमें मिला। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वेवलेंथ इन मीडियम, वेवलेंथ फर्स्ट वेवलेंथ इन दैट मीडियम इज 400 अपॉन म्यू, म्यू या फिर एन जो भी सिंबल है आप यूज़ कर सकते हो, 400 अपॉन म्यू। म्यू कितना दिया है 1.55, तो इसका कुछ तो आंसर आ रहा है 258, अराउंड 258। यस ऑफकोर्स देयर इज सम नंबर आफ्टर दिस डेसिमल। तो ये 258 नैनोमीटर ये पहली वेवलेंथ, और जो दूसरी वेवलेंथ दी है उन्होंने, सेकंड वेवलेंथ क्या रहेगी, लैम्डा m2, लेट इट बी लैम्डा m2, सो इट इज इक्वल टू 700, दिस इज वेवलेंथ इन एयर 700 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सो 700 डिवाइडेड बाय 1.55, तो इसका कुछ आंसर आ रहा है 451.6 नैनोमीटर। तो जो रेंज रहेगी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम वो कहाँ से कहाँ रहेगी, 258 नैनोमीटर से 451 नैनोमीटर, ये यहाँ पे रेंज रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 13।
13 क्वेश्चन नंबर था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देखो क्या है। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन अ फ्लिंट ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 is same as that on traveling a distance x centimeter through medium having refractive index 1.25. Determine the value of x. ठीक है, चलो क्या हो रहा है देखते हैं। क्या हुआ, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। अब ये जो डिस्टेंस है लेट अस टेक इट एज x1 और ये जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं x2। और जब रे ऑफ लाइट इसमें से ट्रैवल करेगा तो व्हाट इज़ द ऑप्टिकल पाथ, हमें पता है ऑप्टिकल पाथ इज़ फॉर दिस केस इट इज़ μ1 x1 एंड फॉर दिस जब रे ऑफ लाइट इसमें से ट्रैवल कर रहा है सो द ऑप्टिकल पाथ इज़ μ2 x2। ऑप्टिकल पाथ कंसेप्ट रिवाइज करो। सो μ1 x1 और μ2 x2 ये ऑप्टिकल पाथ है। उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों ऑप्टिकल पाथ सेम है। दैट मीन्स आई कैन राइट μ1 x1 इज इक्वल टू μ2 x2। ठीक है, हो गया। अब ये x1 उन्होंने दिया है, वो कितना दिया है, मेरे ख्याल से 3 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर है यस 3 सेंटीमीटर। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वो दिया है 1.6, इधर दिया है 1.25 और ये x2 उन्होंने पूछा है। देखो μ1 x1 इज गिवन, μ2 इज ऑल्सो गिवन 1.25 दिया है और अब x2 पूछा है। सो x2 इज इक्वल टू μ1 x1 अपॉन μ2। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1.25। कैलकुलेशंस के बाद आपको आंसर मिलेगा 3.84। ये ऐसा आंसर आ रहा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्टिकल पाथ एक नया टाइप देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले सिलेबस में ऐसा नहीं था, ऑप्टिकल पाथ जैसा कुछ नहीं था। हाँ, थोड़े बहुत सिमिलर क्वेश्चंस जो थे बट ये अलग दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, याद रखना इसको कैसे सॉल्व करना है। ये सेम है, ये दिया है, ऑप्टिकल पाथ जो है वो सेम है, ये दिया है, तो बस उसी के हिसाब से हमने सॉल्व किया। आंसर आ रहा है आपका 3.84। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो यार क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट। वेवलेंथ दी है, कितनी दी है, 589 नैनोमीटर, दैट आर 20 डिग्री अपार्ट। What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in water? ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले दिया ऐसा क्यों है, कुछ अलग ही टर्म्स में डाटा दिया है। अलग टर्म यानी सिर्फ ये थोड़ा सा अलग है। हमें जनरली इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ दी जाती है, पर यहाँ पे फ्रिंज विड्थ नहीं है, यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन है, ये दिया है। और दूसरा ये पानी में डुबो दिया तो क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो देख तो क्या होता है। ये दो सोर्सेस हैं S1 S2 और ये इधर मान लो कि आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और ये ब्राइट बैंड है, ये डार्क है और ये फिर से ब्राइट। तो ये जो ब्राइट 1 और ये ब्राइट 2, ब्राइट 1 एंड ब्राइट 2, ये जो क्या बोल सकते हैं, ये बैंड जो है इनमें जो एंगुलर सेपरेशन जो दिया है वो दिया है 20 डिग्री का। यानी ये दिखाना है ना, तो ये डायग्राम थोड़ी गलत हो जाएगी। मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे हमें पता है कि सोर्सेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लाइट सोर्सेज जो रहते हैं वो बहुत क्लोज रहते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो सोर्सेस हैं, तो ये एक पॉइंट ही लेना पड़ेगा। और ये ब्राइट बैंड और ये दूसरा ब्राइट बैंड, ये ब्राइट बैंड 1 और ये दूसरा ब्राइट बैंड 2, और इनमें जो एंगल दिया है, ये जो एंगल है ये दिया है 0.20 डिग्री। और अब ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट, स्क्रीन, ये लाइट सोर्सेस, सब कुछ मैं अगर पानी में डुबो देता हूँ तो फिर ये जो एंगल रहेगा दोनों में वो कितना रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये जो फ्रिंज विड्थ है वो है क्या लूँ मैं इसको, y ले लेता हूँ। ये दोनों में जो डिस्टेंस है वो ले लेता हूँ y। और हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स कितना रहता है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स कितना रहता है, इट इज़ d। तो ये थीटा
कैन आई राइट इज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पता होगा आपको। सो आर्क लेंथ इज वाई, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, ये दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ा दिखा है। सो इट इज आर्क अपॉन रेडियस वाई अपॉन डी। अब ये समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जब ये पूरी अरेंजमेंट में पानी में डुबो दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो वाई इज फ्रिंज विड्थ, तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की जगह पे थीटा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये डी एज इट इज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थीटा इज वाई अपॉन डी वेयर वाई इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये डी और एक आ गया, ये डी इधर का डी मैंने इधर लाया, तो ये डी डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये ऐसा यहाँ पे आ रहा है। अब आगे बढ़ते, अब आगे उन्होंने क्या किया, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हाँ आगे इन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये इट्स ओके, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। आगे ऐसा है कि जो कि आप पूरी अरेंजमेंट को पानी में डुबो रहे हो, तो आपका जो ऑप्टिकल पाथ है वो कितना हो जाएगा, ये जो लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं एयर में, वो है कैपिटल डी। जब ये मैं एक मीडियम में इंसर्ट कर रहा हूँ पूरी की पूरी सिस्टम को, विच इज़ हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो ये जो ऑप्टिकल पाथ है वो कितना हो जाएगा, इट विल बी म्यू इंटू डी। तो ये जो थीटा डैश है वो हो जाएगा वाई अपॉन म्यू इंटू डी, वाई अपॉन म्यू इंटू डी। तो ये y कितना हो जाएगा, y दिया है, कितना दिया है, सॉरी y नहीं दिया, y बाय डी दिया है, तो y बाय डी कितना है आपका 0.2 अपॉन म्यू, म्यू कितना है, आई थिंक इट इज़ 1.33, यस इट इज़ 1.33। ये आप करके देखो आपको आंसर मिल जाएगा। ये 1.33 को एक और है कैलकुलेशंस के लिए, सिंपल बनाने के लिए, मेरे ख्याल से इट इज़ 4/3, तो ये हो जाएगा थीटा डैश इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3 अपॉन 4। ये करके देखो, ये आंसर जो है आपको 0.15 के आसपास मिल जाएगा। ये कैलकुलेशंस करके देखो, आंसर आपको 0.15 के आसपास मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। तो बस हमने ये कंसेप्ट यूज़ की ऑप्टिकल पाथ वाली। जब मैं पूरा सिस्टम इंसर्ट कर देता हूँ पानी में, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस डी ट्रैवल कर रहा था लाइट, अब वो डिस्टेंस डी नहीं, वो म्यू इंटू डी ट्रैवल कर रहा है ऑप्टिकल पाथ वाली कंसेप्ट के हिसाब से, एंड दैट्स बस बाकी उसने वैल्यूज पुट कर दी और आंसर हमने निकाल लिया। हमारे पास ऑलरेडी वाई बाई डी की वैल्यू थी, वाई बाई डी की वैल्यू 0.20 डिवाइडेड बाई 1.33 करके देखो आंसर कितना आ रहा है, ये लगभग इतना आंसर आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द स्लिट। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड एडजेसेंट मैक्सिमम। ये एंगुलर सेपरेशन वाली कंसेप्ट इंटरफेरेंस में थी ही नहीं कभी, वो डिफ्रैक्शन में आ गई, बट उन्होंने क्वेश्चन में इंटरफेरेंस में डाल दिया। ठीक है, देख लेते हैं। और बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा ऑन स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, जैसे 15 में हमने थोड़ी बहुत थियरी अप्लाई की थी एंगल के लिए, वैसी ही थियरी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान दो कि ये ब्राइट बैंड है, ये भी ब्राइट बैंड है, ठीक है, एंड ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, यही एंगल पूछा है, ये ब्राइट बैंड इधर वाला और ये दूसरा ब्राइट बैंड, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस रहता है कैपिटल डी, ठीक है, और ये डिस्टेंस रहता है फ्रिंज विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क बैंड इज सेम एंड इट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, या फिर दूसरा नाम है बैंड विड्थ। तो ये डिस्टेंस जो है वो रहता है, क्या नाम दिया तुमने, वाई, या जो भी आपके बुक में सिंबल है, लेट अस टेक इट वाई। तो फ्रिंज विड्थ वाई कैन बी गिवन बाय लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वेयर कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ये बुक में शायद कुछ और भी सिंबल हो सकता है आपके बुक में कैपिटल डी की जगह पे, अब मुझे याद नहीं, बेसिकली ये हर साल हम डी यूज़ करते हैं तो इसलिए अभी मुझे डी ही याद है। तो फ्रिंज विड्थ
कैन बी गिवन बाय लैम्डा डी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, अच्छा ठीक है। सो थीटा कैन बी गिवन एज थीटा इज y अपॉन कैपिटल डी। सो थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये सिंपल फॉर्मूला याद होगा। या फिर दूसरी एक कंसेप्ट है यहाँ पे, tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो फॉर वेरी स्मॉल एंगल इट इज थीटा ओनली, थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये इस प्रकार से हमने इसको किया है। अब आगे बढ़ते हैं। सो y ये 1/d, जैसे मैंने पहले 15 नंबर में किया था, तो 1/d एज इट इज़, और y की जगह पे लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, डी कैंसिल, क्या मिलता है मुझे, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, और ये रिलेशन दिया है कि ये जो दो सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, जिसको हमने स्मॉल डी ये सिंबल दिया था, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये यहाँ पे दिया है। सो स्मॉल डी इज इक्वल टू 100 लैम्डा। सो दैट्स वाई लैम्डा बाई डी क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई डी हो जाएगा 1/100। सो ये आपका आ रहा है 1/100, दैट इज इक्वल टू 0.01 रेडियन। समझ में आ रहा है। सो थीटा इज इक्वल टू 0.01 रेडियन। चाहिए तो ये पूरा नोट कर लो। और ये एंगल वाली कंसेप्ट कहाँ से लाई हमने, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या फिर दूसरा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये जो दो कंसेप्ट है वहाँ से हमने ये थीटा लाया है। अदरवाइज थियरी में, इंटरफेरेंस के थियरी में एंगल नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल आ गया, तो एंगल कैसे हमने लाया, आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट क्या है इसमें, उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा ऑन स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। तो ये पूछा है उन्होंने y, तो y कितना है। सो y के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो y है, ये d दिया है उन्होंने, ये d दिया है और y पूछा है, तो अब कैसे करेंगे। सो y इज़ लैम्डा अपॉन d, एंगल दिया है क्या यहाँ पे उन्होंने, ठीक है। सो फिर से थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी, सो y इज़ थीटा इंटू डी, यही से मैंने निकाल लिया y इज़ थीटा इंटू डी, यहाँ y इज़ थीटा इंटू डी। थीटा कितना है आपका, थीटा आपका आ रहा है 0.01 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और d जो दिया है वो दिया है 0.5, यानी ये आ रहा है 5 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि 0.5 ये हमने मीटर में लिया है। तो y यानी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है y, अब ये कितना मिल रहा है 5 इंटू 10⁻³ वेयर y इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड या फिर टू सक्सेसिव डार्क बैंड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी फार्मूले से हमने फिर से सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। पहले इसमें d दिया नहीं था, दूसरे पार्ट में उन्होंने d दिया कि भाई अगर d इतना है तो फिर फ्रिंज विड्थ कितनी रहेगी, तो वो आ गई। अब सेम आंसर दिया है यहाँ पे, हाँ 0.5 सेंटीमीटर बराबर है। ये अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 0.5 मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 17। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से है, अनपोलराइज्ड लाइट विद इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन टू पोलराइड्स। ठीक है, द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड मेक्स एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वर्टिकल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, and the axis of second polaroid is horizontal, what is the intensity of light after it has passed through the second polaroid। देखो क्या हो रहा है, पहले तो ये फर्स्ट पोलराइड है, ठीक है, और ये दूसरा पोलराइड। अब मैं ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ और लाइट आ रहा है, ये अनपोलराइज लाइट आ रहा है, वो यहाँ से पास हो रहा है। यहाँ पे पहले पोलराइड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो यहाँ की इंटेंसिटी I है। और मैंने कहा था कि जो फर्स्ट पोलराइड से जब लाइट पास होगा तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी I0/2, और ये एवरेज वैल्यू हमने ढूंढ निकाली थी, आपको याद होगा इसकी थियरी थोड़ी बहुत। सो I0/2, सो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी I0 है तो यहाँ पे इंटेंसिटी रहेगी I0/2। ठीक है,
सो ये इसका ओरिएंटेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा रखो या ऐसा रखो, कुछ भी करो, इसका ओरिएंटेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद पास होने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी रहेगी वो हाफ हो जाएगी एज कम्पेयर टू अनपोलराइज्ड लाइट। इसके ओरिएंटेशन के लिए बहुत हमें देखना पड़ेगा। तो अभी देखो क्या हो रहा है, अब मैं फ्रंट व्यू, इधर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। तो ये पहला पोलराइड है एंड इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ वर्टिकल। और अब दूसरा पोलराइड है, वो इसी के ऊपर दिखा रहा हूँ, एंड इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द फर्स्ट वन। ऐसा ही दिया है नहीं, अच्छा, एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल, ऐसा बोल दिया है। तो ये पहले वाले का एक्सिस ये है, पहला जो पोलराइड है उसका एक्सिस ये है, विच इज मेकिंग एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वर्टिकल। और दूसरा जो पोलराइड है, देखो ऐसे रखें, ये थोड़ा ऐसा और ये ऐसा है, ठीक है। तो दूसरा जो है उसका एक्सिस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो अब मुझे बताइए, पहला पोलराइड और दूसरा पोलराइड, इसमें एंगल कितना हो गया, इसमें एंगल हो गया 40 डिग्री। और यहाँ पे हमें काम में आएगा मैलस लॉ। तो मैलस लॉ क्या कहता है, इंटेंसिटी कौन से पेज पे दिया है वो मैलस लॉ, I2 is equal to I1 cos square theta, where theta is the angle between two polarides. So I2 यानी इधर वाली इंटेंसिटी, सॉरी ये वाली इंटेंसिटी, सो इट इज़, इसको मैं I2 ही बोल देता हूँ, एंड I1 इज इंटेंसिटी आफ्टर फर्स्ट पोलराइजेशन, सो इट इज़ I0/2 cos स्क्वायर थीटा इज़ 40 डिग्री। बस इतना ही था, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ टू पोलराइड। तो ऑप्टिकल एक्सिस में जो एंगल है यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है 40, क्योंकि ये 50 है, ये दिया है, पहले पोलराइड का ये एक्सिस है, दूसरे पोलराइड का जो एक्सिस है वो ये है। तो इसलिए ये जो दोनों एक्सिस में जो एंगल है वो है 40 डिग्री। और ये सीधा सीधा मैलस लॉ जो है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर में बता सकता हूँ, ये है 166 पे ये दिया है। दैट्स इट, बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं। स्टेटमेंट बहुत बड़ी लगती है बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मैलस लॉ आपको बस याद चाहिए, अगर वो याद है तो आप ये आराम से कर सकते हो। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, In a biprism experiment, the fringe are observed in a focal plane of eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slits. ठीक है। The distance between central bright band and 20th bright band is 0.4 centimeter. चलिएगा। When a convex lens is placed between the biprism and eyepiece 90 centimeter from the eyepiece, the distance between two virtual magnified images is found to be 0.9 centimeter. ठीक है। Determine the wavelength of light used. ठीक है। देखो क्या क्या हो रहा है, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन, वो दिया है, दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ब्राइट बैंड एंड 20th ब्राइट बैंड, वो जो दिया है वो दिया है 0.4 सेंटीमीटर, यानी 20 टाइम्स फ्रिंज विड्थ, 20 टाइम्स फ्रिंज विड्थ दिया है 0.4 सेंटीमीटर। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड इज फ्रिंज विड्थ, तो ऐसी 20 ब्राइट बैंड के बीच में जो डिस्टेंस दिया है, यानी क्या दिया है, 20 टाइम्स फ्रिंज विड्थ इज 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ठीक है, ये हो गया। अब जरा ना मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो समय थोड़ा मेरे पास कम है। देखो क्या हो रहा है, ये स्क्रीन यानी आईपीस, ये आईपीस में ही हम देख रहे हैं इंटरफेरेंस को, स्क्रीन, और ये है यहाँ पे सोर्सेस, और बीच में लेंस रखा है। लेंस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये लेंस होगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 30, और इसकी जो इमेज यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, तो इमेज जो बन रही है उसकी साइज़ यहाँ पे उन्होंने दी है, दैट इज़ 0.9 सेंटीमीटर। देखो ये डी नहीं दिया है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस नहीं दिया है, बट उसकी जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है ये डिस्टेंस दिया है, और जो इमेज की जो साइज़ दी है वो है 0.9
सेंटीमीटर, ये ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है, मैग्निफिकेशन m इज -v/u दैट इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो ये माइनस की अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। v है आपका इमेज डिस्टेंस इज 90, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30, h डैश इज 0.9 अपॉन h। तो इससे h का मतलब है d, आप यहाँ पे d निकाल सकते हो और आपको जो d यहाँ पे मिल रहा है, d जो आपको यहाँ पे मिल रहा है दैट इज अराउंड d इज, इसको मैं d ही लिख देता हूँ। सो आपको d मिलेगा 0.3 सेंटीमीटर। एक बार आपको d मिल गया देन यू कैन फाइंड आउट x विच इज़ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब x हमें पता है, x की वैल्यू है 0.4 अपॉन 20 सेंटीमीटर। आई एम टेकिंग x इन सेंटीमीटर। 0.4 अपॉन 20 वो उस कंडीशन से हमें मिला। पूछा क्या है यहाँ पे हमें उन्होंने शायद वेवलेंथ पूछी है, यस। और वेवलेंथ हमें पता नहीं है, d इज़ 1.2 और ये जो d है वो है 0.3। तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद आपको यहाँ पे वेवलेंथ मिल जाएगी। ट्राई करके देखो, और इसके बाद बाकी और न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अगले क्लास में कवर करूँगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थोड़ा फास्ट लिया मैंने बट ठीक है, ट्राई करो इसको समझने के लिए। फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो ग्रुप में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही।